अच्छा जी, मोदी जी के अमेरिका के विज़िट के बाद बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा है कि आखिर इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप है उनका फ्यूचर क्या होगा। तो उस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये जो ओरिजिनल वीडियो थी जिसका इंट्रोडक्शन था वो डिलीट हो गया, तो मैं ये इंट्रोडक्शन दोबारा बना रहा हूँ। तो वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया और जो यूएस हैं उनका हिस्टोरिकल रिलेशनशिप क्या है, उनके फ्यूचर रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं, वो किस बेसिस के ऊपर खड़े हैं और किन चीज़ों के ऊपर उनको आपस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब पाकिस्तान एशियन नेटो यानी कि सीटो सेंटो का मेंबर था तो इंडिया एक अपना अलग अलायंस बना के खड़ा था जो कि किसी का पार्ट नहीं था। यहाँ पे नेहरू के बहुत अच्छे अल्फाज हैं कि देयर इज़ नो परमानेंट एलाइज और फोर्स, देयर इज़ ओनली वन परमानेंट थिंग एंड दैट्स योर नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है सिर्फ वही परमानेंट होते हैं, बाकी आपकी दोस्ती या दुश्मनी जो है किसी मुल्क के साथ वो परमानेंट नहीं होती है। तो इसके अलावा तीन बार जंगें जो हैं वो लड़ी गई हैं इंडिया पाकिस्तान की तरफ से, और तीनों दफ़ा हमें इंडिया ने जो है वो हमेशा से बगावत का ही सामना किया है अमेरिका से। यानी कि अमेरिका ने हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ दिया है। इवन 1971 के अंदर इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए बहरी बेड़ा जो है वो इंडियन ओशन है उसके अंदर दाखिल कर दिया था, ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे कि वो अटैक ना करे। लेकिन ये सब कुछ 2001 के बाद मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया, क्योंकि अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने की वजह से अब उसकी जो अटेंशन थी वो अफ़गानिस्तान और एशियन रीजन के ऊपर आ गई। और यहाँ पे एक और बड़ी ताकत यानी कि चाइना का अरूज हुआ, जिसकी वजह से इंडिया और जो यूएस है वो मज़ीद करीब आ गए। इसके बाद पाइवट टू एशिया पॉलिसीज़ जो है ओबामा की, उसने एक इसको मज़ीद पीक तक ले गए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को नज़र आती है वो 2005 के अंदर हमें एक एग्रीमेंट नज़र आता है जो कि यूएस इंडिया न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। फिर 2008 के अंदर एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर भी इंडिया को हटा दिया जाता है, जिसके बाद इंडिया जो है वो 2008 के बाद ओपनली जो है अपने न्यूक्लियर को सेल कर सकते हैं। और ये भी एक तरह से नवाजिश कह लें, क्योंकि पाकिस्तान के पास एनएसजी नहीं है। फिर उसके अलावा अगर हम मजीद इस चीज़ को देखते हैं तो 2016 के अंदर लॉजिस्टिक एंड सिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो साइन किया गया। तो ये दूसरा बड़ा एग्रीमेंट था, जिसके बाद ये दोनों जो हैं अपने जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने लगे, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है आपस में कम्युनिकेट करने लग गया। और ख़ास तौर पर जितनी भी लॉजिस्टिक की चीज़ें हैं वो एक दूसरे का शेयरिंग में लेके आ जाए। फिर उसके बाद जो है 2018 के अंदर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकासा भी इसे कहा जाता है, ये साइन किया गया। ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव कह लें कि एक सिग्नेचर था, 2016 का ही एक नेक्स्ट पार्ट था। और इसके अंदर भी सेम यही कम्युनिकेट करने के लिए, और दोनों पार्टीज़ जो है वो अपनी इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए, सिक्योरिटी जो राज वगैरह हैं उन्हें ओपनली बताने के लिए, और ख़ासतौर पर चाइनीज़ थ्रेड को ओपनली डील करने के लिए जो है वो कॉमकासा जो है वो साइन किया गया था। लेकिन इसके बाद 2+2 मीटिंग भी होती है, जिसके अंदर दोनों के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपस में मिलते थे हर साल। और 2+2 के अंदर ही इन्होंने जो है वो बैका साइन किया, जिसे बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 भी कहा जाता है। तो ये भी उसी का ही एक फॉलो अप था। तो इस तरह 4 मेजर एग्रीमेंट जो है पिछले 10 सालों के अंदर साइन किए गए हैं, और इन तमाम का मकसद जो सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। जबकि इकनॉमिकली हमने इन 5 से 10 सालों के अंदर कोई ख़ास इस तरह के एग्रीमेंट नज़र नहीं आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो सितंबर 2021 के अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिला था, जब क्वाड बनाया गया था, और क्वाड की पहली समिट सितंबर 2021 के अंदर की थी। अब क्वाड के अंदर जो है वो 4 मेजर मुल्क हैं, जिसके अंदर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए आते हैं। और क्वाड का मेजर मकसद जो है वो चाइना को कंट्रोल करना है। तो क्वाड के वजह से इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन अब यूएसए जो है वो इंडिया को एक मेजर डिफेंस अलाय मानता है, और क्वाड साइन होने के बाद ये चीज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। फिर उसके बाद काफ़ी सारी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो दोनों ने साइन किए हैं, ताकि चाइना का जो इंडियन ओशन है उसके अंदर जितनी मूवमेंट है उसे रोका जा सके। क्योंकि आपको याद ही होगा रिसेंटली बहुत सारे ऐसे थ्रेड जो हैं वो मिले हैं, ख़ासतौर पर साउथ चाइना सी के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर, जहाँ पे चाइना ने कोशिश की है कि वो जो इंडिया के एडवर्सरीज़ हैं उन्हें ख़ासतौर पर आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करे, उन्हें स्ट्रॉन्ग करे, और वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है ना स्ट्रॉन्ग किया जाए, खासतौर पर वियतनाम वगैरह जो है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सारे एग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री। अब हम डील करते हैं कि इस एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज़ जो है वो सामने नज़र आई है। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि यूएसए को आखिर इंडिया की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली ज़रूरत तो चाइना ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया ही है जो मेजर फोर्स है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इससे पहले जिस तरह जो चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो थी वो चाइना के अंदर थी, तो अब चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आ रही हैं। इसके अलावा बार बार जो चिप मैन्युफैक्चरिंग थी तकरीबन 90% जो है वो ताइवान के थ्रू होती थी, और ताइवान के ऊपर किसी वक्त भी अटैक किया जा सकता है। इसलिए ताइवान की अनस्टेबल सिचुएशन को देखते हुए अब हर मुल्क जो है वो ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि अगले 50 साल तक जिसे कोई वॉरफेयर का खतरा ना हो। इसलिए इस इकॉनमी को सामने रखते हुए रिसेंटली ही इकॉनमी के अंदर बहुत बड़े ब्रेक थ्रू इंडिया को देखने को मिले हैं। मिसाल के तौर पर रिसेंटली ही
एप्पल ने अपना स्टोर जो है वो इंडिया के अंदर खोला है। यूएसए ने अपनी एग्रीमेंट जो है वो मज़ीद बढ़ा दी है, जैसा कि अब तकरीबन 10 बिलियन से भी ज़्यादा की जो हर साल इन्वेस्टमेंट है यूएसए की, वो इंडिया के अंदर हो रही है। तो इसके अलावा अब जो सबसे बड़ा इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर है वो इस वक्त यूएसए है, जो कि $191 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रेड जो है वो इन दोनों की होती है, और उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इंडिया का होता है। जबकि चाइना के साथ जो ट्रेड होती है उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा चाइना का होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के पास है। तो इसके अलावा इकॉनमी के अंदर जो मेजर मैन पावर के अलावा बहुत सारी ऐसी मैन पावर है जो इंपोर्ट भी होती है इंडिया के अंदर, खासतौर पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ये तकरीबन 30 से 35% जो अमेरिकन डॉक्टर्स हैं वो इंडिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकनॉमिकली जो है इंडिया को एक पावर हाउस बनाती हैं यूएसए के लिए। तो यूएसए ने इस चीज़ को समझते हुए इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट जो है वो साइन करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो जब हम देखते हैं कि मोदी साहब जो है वो टेस्ला के जो सीईओ हैं उससे मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अब टेस्ला जो है वो यूएसए के अंदर और इंडिया के अंदर सॉरी बनेगी। अब ये भी एक मेजर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि चाइना के अंदर अब मेजर टेस्ला जो है पिछले कई सालों से बन रही थी, और टेस्ला का और इंडिया का काफ़ी हद तक झगड़ा भी रहा था, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए एक तरह से मीडिएशन जो है वो अमेरिका ने करवाई है। तो अब आगे आप इंडिया मैन्युफैक्चर्ड टेस्ला जो है देखने को नजर आएगी, और ये चाइना की एक बहुत बड़ी कंपिटेटिव मार्केट होगी। फिर उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, न्यू मार्केट, चिप वार वगैरह जो है, चिप वार के ऊपर ख़ासतौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट किए गए हैं। इससे पहले भी एक एग्रीमेंट वगैरह जो है वो साइन किया गया था, जिसके अंदर मेजर एग्रीमेंट यही था जिसका नाम दिया था इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET। इस एग्रीमेंट के अंदर जो मेजर चीज़ें थी वो यही थी कि अब ज़्यादातर जो चिप है वो इंडिया के अंदर बनेंगी। रिसेंटली मोदी ने $3 बिलियन का एक इनिशिएटिव प्लान भी दिया था इस चिप को प्रमोट करने के लिए, ताकि नई नई चिप इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे बनाई जा सकें। इसके अलावा एक मेजर स्पेस प्रोग्राम आर्टिमस जो है डील जो है वो साइन की गई है। आर्टिमस एक पुरानी गॉडेस का नाम है, लेकिन आर्टिमस डील से मुराद ये है कि अब इंडिया जो है वो इंडियन जो स्पेस स्टेशन यानी कि इरसा जो है जो वो अब नासा के साथ कोलैबोरेट कर सकेगा, और उसको उन्होंने कहा है कि नासा इरसो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार का नाम उसे दिया है। ये सब चीज़ें तो होंगी इकोनॉमिकली तौर पर, लेकिन सबसे पहले अगर हम डिफेंस को देखते हैं तो डिफेंस के अंदर अमेरिका को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। उसकी मेन रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो इंडिया की तकरीबन 70 से 90% जितनी भी इक्विपमेंट है वो रशियन मेड है। तो उससे इस तरह ओवरनाइट जो है वो चेंज करना ज़रूरी नहीं है, और उसको ओवरचेंज किया भी नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम उनके एयरक्राफ्ट देखते हैं तो वह S-230 है, उनके टैंक्स देखते हैं तो T-90 हैं, उसके अलावा S-400 रिसेंटली ही इन्होंने बाई किया है रशिया से। तो इस तरह यूएसए के जो इक्विपमेंट्स हैं वो तकरीबन 9 से 10% के करीब भी हैं, जो कि बहुत माइनर हैं, जबकि इंडिया जो है सबसे बड़ा बायर जो है वो रशिया का है। फिर उसके अलावा रशियन ऑयल को भी अगर हम देखते हैं तो रशियन ऑयल को स्ट्रेटेजिकली भी इस्तेमाल किया गया है इंडिया की तरफ से, कि इंडिया ने रशियन ऑयल बाई किया है सैंक्शन के बावजूद, और उसे बेचा है यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया के डिफेंस के मामलों के अंदर इंडिया के ऊपर हाथ काफ़ी सख्त है, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश की गई है। ख़ासतौर पर तेजाज़ को अगर हम देखते हैं कि तेजाज़ जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जहाज़ हैं, तो तेजाज़ के जो रेडार वगैरह हैं और उसकी जो इंजन सिस्टम है वो अब इंपोर्ट करने की कोशिश की गई है यूएसए से, ताकि जो है इसको मज़ीद एफिशिएंट बनाया जा सके। डिफेंस एक्विजिशन, क्योंकि सेमीकंडक्टर भी एक डिफेंस का पार्ट है, तो इसके अंदर भी ये चीज़ नज़र आती है। फिर क्वाड के अंदर में मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो नज़र आती है, जिसका जो एम है वो चाइना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो ऑलरेडी रहेंगे। तो ये तो सारी सीधी बातें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं कि जो हुई हैं एज एन एग्रीमेंट। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम प्लान को देखते हैं तो मुझे इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है वो अनटेंटेड नज़र आते हैं, क्योंकि जैसे वो वापस आ रहे थे तो वो आते हुए जो है वो इजिप्ट चले गए। अब इजिप्ट के अंदर वो क्यों गए हैं? क्योंकि ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ब्रिक्स जो है वो चाइना के साथ एक अलाइंस है, और ब्रिक्स एक रीजनल अलाइंस है, तो ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है बार बार जो है इजिप्ट कह रहा था कि मुझे ज्वाइन करें। तो हो सकता है कि उसकी तरफ भी एक बहुत बड़ा प्लान हो, जबकि इजिप्ट का यूएसए के साथ भी ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक रीजनल प्लान जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने रखनी चाहिए, जो इस जो है टेंटेड नज़र आई हैं यूएस रिलेशन की वजह से। क्योंकि जैसे ये कांग्रेस के अंदर गए हैं तो बहुत से कांग्रेसमैन ने एहतजाज भी किया। उसकी सबसे मेन रीज़न जो है वो माइनॉरिटी है, क्योंकि माइनॉरिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया के हालात काफ़ी बुरे हैं। वहाँ पे मुस्लिम, सिख और हिंदू कम्युनिटी के कुछ हिंदू कम्युनिटीज़ के साथ भी जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो सबके सामने है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल इश्यूज़ भी हैं जिसको सामने रखते हुए यूएस इंडिया ताल्लुकात जो है वो एक बूम नहीं कर रहा है। लेकिन बहरकैफ ये सारी बातें तो जायज़ हैं, लेकिन ये जो विज़िट था ये एक हिस्टोरिकल विज़िट था, और इसके अंदर इकोनॉमिकल, सोशल और ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं तो डिफेंस की तरफ से भी एक दो चीज़ें जो हैं वो की गई हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और चिप वॉर को लेकर जिस तरह जो डेवलपमेंट की गई हैं वो एक वाकई ही एक नेक्स्ट लेवल पे इनिशिएटिव है।